तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस का आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज हमारा जो इस चैप्टर का लेक्चर है वो लेक्चर प्यारे साथियों 14वां है। इसके पहले वाली क्लास में प्यारे साथियों हमने दर्पण पर आधारित जो था न्यूमेरिकल्स को देख लिया था। आज हम प्यारे साथियों देखेंगे लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल्स क्या होता है। तो प्यारे साथियों, लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। उसके बाद क्या है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें लेंस की फोकस दूरी यानी एफ ज्ञात करनी है। उसके बाद इसका हमें आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्यारे साथियों क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या है। अगर इसके पहले वाले आप क्लास देखे हैं तो उसमें हमने आपको बताया है कि हमें सबसे पहले क्या है, दिया क्या है। हमें दिया है सबसे पहले उत्तल लेंस। हमें दिया है उत्तल लेंस। हम प्यारे साथियों उत्तल लेंस यहां पर इसलिए लिख रहे हैं ताकि प्यारे साथियों हमें ये पता रहे कि हमें कौन सा लेंस दिया है और किसकी फोकस दूरी क्या होगी। और प्यारे साथियों यहां पर अगर हम इस चीज को लिख लेते हैं तो हमसे गलती होने की कम चांस रहता है। तो देखिए, हमें सबसे पहले दिया है इसकी जो है वस्तु की दूरी। हमें क्या दिया है, वस्तु की दूरी u। और हमने आपको बताया है कि चाहे कोई लेंस हो, चाहे कोई दर्पण हो प्यारे साथियों, जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर से रखी जाती है। तो यहां पर क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर निगेटिव इसलिए लिया क्योंकि वस्तु हमेशा किधर होती है, बाईं ओर होती है। उसके बाद हमें क्या कर रखा है, हमें क्या रखा है, एक स्थित वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी v। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात है, जो प्यारे साथियों प्रतिबिंब की दूरी होती है वो वास्तविक है। और हमने आपको प्यारे साथियों उत्तल लेंस की 6 स्थितियां बताई हैं प्रतिबिंब बनने की। जो उत्तल लेंस होता है प्यारे साथियों, इसकी जो सबसे पहली फोकस दूरी होती है वो होती है पॉजिटिव, मतलब धनात्मक होती है फोकस दूरी। और प्यारे साथियों फोकस दूरी जो होता है वो 5 स्थिति में प्यारे साथियों वह लेंस के क्या होता है, दाहिनी ओर प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जो 6वीं स्थिति होती है प्यारे साथियों, वह वस्तु की जो प्रतिबिंब बनाता है वो बाईं ओर बनाता है। तो यहां पर कह रहा है वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, यानी जब वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है प्यारे साथियों तो क्या होगा, लेंस के दाहिनी ओर होगा। और जब लेंस के दाहिनी ओर होगा तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि निर्देशांक तल में जब हम दूरी मूल बिंदु के प्यारे साथियों हम किधर मापते हैं, दाहिनी ओर मापते हैं, तो दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उसके बाद हमें क्या कर रखा है, हमें कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, हम यहां पर लगाएंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या कहता है, लेंस सूत्र कहता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। लेकिन प्यारे साथियों आप दर्पण में क्या देखते थे, दर्पण में हम देखते थे प्यारे साथियों 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u होता था। दर्पण में प्यारे साथियों क्या होता था, दर्पण में होता था 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u होता था। लेकिन प्यारे साथियों जब हम लेंस में आएंगे तो लेंस में आएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u हो जाएगा। जहां पर प्यारे साथियों दर्पण में प्लस रहता था वहां पर बस इसमें माइनस होगा और कुछ नहीं है प्यारे साथियों। देखिए अब हम लेंस सूत्र का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है, 1/f, हमें क्योंकि फोकस दूरी याद करनी है तो हम यहाँ पर f लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 1/v की वैल्यू कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लगाएंगे माइनस, हमें u की वैल्यू कितनी दी है, u की वैल्यू माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो हम सॉल्व करेंगे आगे, 1/f बराबर 1/20। अब ये माइनस यानी माइनस की गुणा जब माइनस में होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/30। तो हो जाएगा 1/f बराबर जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आता है 60। और हम जब 20 की भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार में जाएगा। और जब 3 की गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा।
उसके बाद हम 30 से भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 की गुणा हम 1 से करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2। तो क्या होगा? 1 बटे यह बराबर 5/60। अब 5 की गुणा हम f में करेंगे क्योंकि तिर्यक गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? 5f बराबर 60। तो यह बराबर हो गया 60/5। तो यह बराबर हो गया 5 बराहियम कितना होता है? 60। यानी यहाँ पर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। यानी यह बराबर, यानी जो फोकस दूरी हमें मिली प्यारे साथियों वो 12 सेंटीमीटर मिली। और प्यारे साथियों जो फोकस दूरी मिली हमें पॉजिटिव मिली है। पॉजिटिव क्यों मिली है? क्योंकि जो प्यारे साथियों उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी दाहिनी ओर होती है। तो आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है। उसके बाद हमें क्या रखा? आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए आवर्धन की बात हम करते हैं। हम जानते हैं कि आवर्धन यम बराबर होता है, लेंस के लिए होता है v/u और दर्पण के लिए होता है माइनस का v/u। तो हमें आवर्धन ज्ञात करना है। आवर्धन यानी m, हमें v की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर और u की वैल्यू दी है -30 सेंटीमीटर। देखिए v की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे सॉल्व। आवर्धन m बराबर हो गया, ये 0 से ये 0 आप काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए। उसके बाद क्या हो गया? माइनस का हो गया 2/3। आप चाहें प्यारे साथियों इसको यहीं पर छोड़ दीजिए या तो इसको और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके दिखा देता हूं प्यारे साथियों। जब हम 3 से 2 में भाग देंगे तो 3 से 2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? माइनस के यहाँ पर लगा दीजिए, 0 बार जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर प्यारे साथियों हम बढ़ाएंगे दशमलव, यानी 0 क्या यहाँ पर कितना हो गया? 20 हो गया। अब जब हम 3 से भाग देंगे 20 में कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 6 18। अब प्यारे साथियों बचा कितना? 2। फिर भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 6। तो आवर्धन हमारा जो निकल कर आया है माइनस का 0.66। या प्यारे साथियों आवर्धन को आप यहीं पर छोड़ दीजिए। तो आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे अतः फोकस दूरी जो होगी, अतः फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर तथा आवर्धन जो होगा वो 2/3 होगा। और प्यारे साथियों मेरा कहना है कि यहाँ तक आप सॉल्व मत कीजिएगा, यहीं तक करिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों यहाँ पर सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, यहीं पर छोड़ दीजिएगा आप। तो हमारा क्या होगा? अतः फोकस दूरी जो है 12 सेंटीमीटर तथा आवर्धन 2/3 होगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए हमें दिया था सबसे पहले उत्तल लेंस, हमें वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर दी, हमें प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 20 सेंटीमीटर मिला, हमें ज्ञात करना था फोकस दूरी। हमने लेंस सूत्र लगाया और सॉल्व करते 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 हमें f की वैल्यू 12 सेंटीमीटर मिल गई। 12 सेंटीमीटर मिली, उसके बाद हमें कहा था आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। हमने आवर्धन वाला सूत्र लगाया, उसके बाद हमें आवर्धन जो है, हमें आवर्धन v/u दिया है। आवर्धन क्योंकि सूत्र होता है v/u, तो हमने v की वैल्यू रखी और u की वैल्यू सॉल्व करते गए तो माइनस का 2/3 हमें आवर्धन मिल गया। अतः फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर तथा आवर्धन 2/3 होगा। ये प्यारे साथियों हमारा जो सवाल है वो पूरा सॉल्व कर दिए। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रखा है? हमें कहा है एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु। हमें इस बार क्या दिया है? वस्तु की लंबाई। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। हमें सबसे पहले कौन सा लेंस दिया है? हमें सबसे पहले उत्तल लेंस दिया है। तो यहां पर हम लिख लेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। उसके बाद क्या हम लिखेंगे? एक एक चीजों को प्यारे साथियों देखिए, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, यहां पर लिखेंगे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को प्यारे साथियों हम ओ से लिखते हैं। वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई हमें कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है? वस्तु की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई जो है उसके बाद क्या है? 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। अब की बार हमें क्या दिया? फोकस दूरी।
फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम लिखते हैं एफ से, और यह बराबर कितना है, हमें दिया है 40 सेंटीमीटर। अब आप बताइए ये फोकस दूरी को हम पॉजिटिव लिखेंगे या निगेटिव। चूंकि प्यारे साथियों यहाँ पर दिया है लेंस, उत्तल लेंस। अब प्यारे साथियों ऐसा लिखे हैं तो आपको थोड़ा सहज है कि नहीं देखने में। देखिए यहाँ पर लिखे हैं उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस हम देख लेंगे उत्तल लेंस की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी पॉजिटिव होती है या निगेटिव। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिख देंगे पॉजिटिव। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या रहा है, उत्तल लेंस के सामने लेंस से कितनी है, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कौन सा चीज रखी है, वस्तु रखी है। यहां पर लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u। और एक बात आप जानते हैं कि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। हमें ज्ञात करना है लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति मतलब कहां बन रही है, प्रकृति मतलब कितनी, मतलब प्रकृति मतलब कैसा बन रहा है, मतलब वो वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है। उसके बाद आकार वह प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी यानी v हमें दे नहीं रखा है। यहां पर हम लगाएंगे लेंस सूत्र। हम यहां पर क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे। और लेंस सूत्र कहता है प्यारे साथियों 1/यह बराबर 1/v माइनस का 1/u। लेंस सूत्र क्या कहता है कि 1/यह बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब हम लेंस सूत्र से प्यारे साथियों निकाल लेंगे, क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे 1/f, क्योंकि फोकस दूरी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 40, बराबर 1/v हमें निकालना है, माइनस का 1/u की वैल्यू कितनी दी है, u की वैल्यू माइनस का 20। तो हम लिखेंगे 1/40 बराबर 1/v, ये माइनस के गुणा माइनस में करेंगे हो जाएगा प्लस 1/20। अब ये प्यारे साथियों 1/20 इधर प्लस में उधर भेज देंगे हम माइनस में हो जाएगा 1/40, 1/40 इधर है प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 1/20, बराबर हम लिख देंगे 1/v के। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 40। एलसीएम कितना आया प्यारे साथियों, एलसीएम आया 40। तो 40 का जब 40 में भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ पर लिख देंगे माइनस। अब 20 की गुणा 40 में 20 का भाग देंगे 40 में, 20 से कितना हो, कितनी बार जाएगा, यानी 20 से भाग हम देंगे 40 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा हम 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 2, बराबर 1/v। अब कितना हो गया माइनस का 1/40, माइनस का 1/40 बराबर 1/v। अब v का गुणा हम तिर्यक कर लेंगे, क्या होगा माइनस का v बराबर 40, यानी v बराबर आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब बन रही है प्यारे साथियों वो कैसी बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रही है वो आभासी बन रही है। कैसे पता चला कि हमें आभासी बन रही है, चूंकि प्यारे साथियों जो v की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, निगेटिव आई है। v की वैल्यू क्या आई है, निगेटिव आई है। और v की वैल्यू निगेटिव कब आती है, v की वैल्यू निगेटिव आती है जब प्रतिबिंब प्यारे साथियों बाईं ओर बने। यानी लेंस के प्रतिबिंब क्या होता है, जो यहाँ पर मान लीजिए लेंस है तो लेंस के किधर बाईं ओर बने, तो यहाँ पर v की वैल्यू निगेटिव आती है। तो हमें ये पता चल गया कि जो प्रतिबिंब बन रही है वो बन रही है क्या, आभासी। आभासी कैसे बन रही है, क्योंकि प्यारे साथियों उत्तल लेंस जो होता है अपनी 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और जो 6वीं स्थिति होती है उसमें आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और जो 5 स्थितियां होती हैं प्यारे साथियों उत्तल लेंस में वो होती है दाहिनी ओर, यानी जो 5 स्थितियां होती हैं वो दाहिनी ओर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है जो 6वीं स्थिति होती है वो लेंस के किधर बनती है, लेंस के बाईं ओर बनती हैं। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, v की वैल्यू माइनस 40 सेंटीमीटर, यानी जो v मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है प्यारे साथियों वो कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं किसके, यहां पर कह रहा है लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति को प्यारे साथियों अभी लिखकर बताएंगे, उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं आकार क्या है प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का आकार क्या है। आकार प्यारे साथियों हम जानते हैं कि आवर्धन जो होता है यम बराबर होता है v/u होता है, और जो यम होता है वो बराबर होता है I/O के।
तो जब आवर्धन इसके बराबर है और इसके बराबर है तो क्या होगा, V/U बराबर होगा I/O के। अब हम वैल्यू रख देंगे और आंसर निकल जाएगा। V की वैल्यू कितनी है, -40 सेंटीमीटर, और U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। I की यानी प्रतिबिंब की लंबाई हमें दे नहीं रखी है, वस्तु की लंबाई हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, और 20 × 20, 20 दूना 40। अब 2 का गुणा हम 5 में करेंगे, यानी I बराबर जो निकल कर आया वो 10 सेंटीमीटर निकल कर आया। यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई है प्यारे साथियों वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब प्यारे साथियों यहां पर जो है वस्तु 5 सेंटीमीटर का था, लेकिन प्रतिबिंब हमें 10 सेंटीमीटर का बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां पर वस्तु का दुगना प्रतिबिंब बन रहा है। यानी वस्तु की लंबाई अगर 5 है तो प्रतिबिंब की लंबाई 10 है। यानी जो है वस्तु की दोगुनी आकार का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसकी स्थिति। स्थिति कहां पर बन रही है प्यारे साथियों, स्थिति जो है वो क्या है, लेंस के किधर, लेंस के बाईं ओर, इसीलिए तो हमें निगेटिव मिल रहा है। यहां पर लिखेंगे स्थिति जो है वो लेंस के बाईं ओर। लेंस के बाईं ओर। उसके बाद हमें प्रकृति क्या है, प्रकृति जो है आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। लेकिन आकार क्या है, आकार जो है वो I बराबर 10 सेंटीमीटर है। ये चीजें आप पेपर में लिखकर आ सकते हैं। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के। तो प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, कह रहा है कि एक अवतल लेंस। अब हम प्यारे साथियों अवतल लेंस वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए कह रहा है एक अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। अब प्यारे साथियों बात आती है यहां पर, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमें कौन सा लेंस दिया है, हमें दिया है अवतल लेंस। हमें लेंस कौन सा दिया, हमें लेंस दिया है अवतल लेंस। अब कह रहा है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें दी है 15 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर प्यारे साथियों जो फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, ये बताइए। जो फोकस दूरी होगी प्यारे साथियों यानी F। अब एक बात आप जानते होंगे, जो फोकस दूरी होती है प्यारे साथियों किसकी, अवतल लेंस की, वो क्या होती है, निगेटिव होती है, यानी माइनस की होती है। निगेटिव क्यों होती है प्यारे साथियों, क्योंकि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो किधर मापी जाती है, बाईं ओर मापी जाती है। उसके बाद कह रहा है कि लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। यानी हमें कह रखा है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी U बराबर कहां है, -30 सेंटीमीटर। U बराबर क्या है, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी। V। तो हम लगाएंगे लेंस सूत्र। क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र। चाहे प्यारे साथियों अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, लेंस सूत्र वही रहेगा। लेंस सूत्र क्या कह रहा है, लेंस सूत्र कहता है कि 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/U। 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/U। उसके बाद हम यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। 1/F, F की वैल्यू हमें कितना दी है, -15 सेंटीमीटर, बराबर 1/V, V की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस का 1/U, U की वैल्यू कितना है, -30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर रखा है। तो हम क्या करेंगे, 1/-15 और बराबर 1/V। यहाँ पर जब माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/30। तो यहाँ पर प्यारे साथियों 1/30 जो है प्लस में है, इसको हम भेज देंगे उधर, यानी 1/-15 माइनस का 1/30।
1/v हो गया। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 30। अब जब 15 से भाग देंगे 30 में तो 2 बार में जाएगा, और 2 का गुणा जब हम एक में करेंगे तो कितना आएगा -2। अब 30 से भाग देंगे हम 30 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा, 1 होगा, बराबर हो गया 1/v। अब -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3/30 बराबर 1/v। 3 से भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। यहाँ पर है -1 बचा है v, तो कितना हो गया, v बराबर जो होगा वो -10 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है प्यारे साथियों वो -10 सेंटीमीटर है। अब बात आती है प्यारे साथियों, ये जो -10 सेंटीमीटर निकला है ये प्रतिबिंब कैसा बना रहा है। अब एक बात आप जानते हैं कि जो अवतल लेंस होता है प्यारे साथियों उसकी एक खास विशेषता होती है कि जो अवतल लेंस होता है प्यारे साथियों वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और जब आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तो सीधा भी रहेगा, ये बात आप जानते हैं। अब देखिए एक बात है कि जो अवतल लेंस अगर सीधा प्रतिबिंब बनाएगा तो ये तो आ रहा है माइनस में, माइनस इसका मतलब अवतल लेंस के बाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है। इतनी बात क्लियर है। ये प्यारे साथियों जो होगा यानी v की वैल्यू जो आई है वो लेंस के किधर आई है, बाईं ओर आई है, मतलब लेंस के किधर बन रहा है प्रतिबिंब, लेंस के बाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है। तो आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं इसका, हमें आवर्धन ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, आवर्धन। तो आवर्धन बराबर हम लिख देंगे यम बराबर होता है v/u, क्योंकि लेंस के लिए v/u होगा। तो यम बराबर रखेंगे v की वैल्यू -10 और u की वैल्यू -30। माइनस से माइनस कर गया, 10 × 10, 10 × 30, यानी यम बराबर जो निकल कर आया 1/3 आया। हमें क्या रखा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अतः प्रतिबिंब जो है वो लेंस के बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा आवर्धन जो होगा वो 1/3 होगा। आवर्धन क्या होगा, 1/3 होगा। तो आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हमें दिया था अवतल लेंस, फोकस दूरी -15, वस्तु की दूरी -30, प्रतिबिंब हमें निकालना था, लेंस सूत्र लगाया, सॉल्व करते 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 हमें v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर मिल गई। हमें आवर्धन भी निकालना था, आवर्धन हम जानते हैं कि यम बराबर होता है v/u, और इसको सॉल्व किए तो आवर्धन यम बराबर 1/3 आ गया। हम लिख दिए अतः प्रतिबिंब जो है वो लेंस के बाईं ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। और आप एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर प्यारे साथियों जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस या प्लस का चिन्ह का प्रयोग आप नहीं करेंगे। यहाँ पर आप प्यारे साथियों करेंगे लेकिन वहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्यारे साथियों देखा जाएगा कि प्रतिबिंब का जो वैल्यू है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बाद क्या लिखा, दूरी पर बनेगा अतः आवर्धन जो है वो 1/3 होगा। आई होप कि इतनी बात क्लियर होगी आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब प्यारे साथियों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वायु के सापेक्ष जल एवं, अब प्यारे साथियों यहां से हम क्या करेंगे, अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन शुरू हो गया। देखिए वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के जो अपवर्तनांक हैं वो क्रमशः दिए गए हैं, मतलब क्या दिए हैं, 4/3 तथा 3/2। तो प्यारे साथियों देखिए क्या कहा है, वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष प्यारे साथियों कहेगा उसको हम लिखेंगे आगे। जैसे क्या है, वायु माने एयर, यहां पर सबसे पहले लिखिएगा हल, यहां पर सबसे पहले लिखिएगा हल। क्या कह रखा, क्या रखा कि वायु के सापेक्ष जल, मतलब जिसके सापेक्ष कहे प्यारे साथियों उसको लिखेंगे आगे। क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष यानी एयर, ए से लिखेंगे। इसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, इसके सापेक्ष जो है वो जल यानी वाटर। इसके मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 हमें दिया है, 4/3। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है प्यारे साथियों जो है कांच के सापेक्ष, मतलब वायु के सापेक्ष जल एवं कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, यानी
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया है 3/2। इतनी बात आपको क्लियर होगी। मतलब जिसके सापेक्ष कहेगा उसको लिखेंगे आगे और जिसका अपवर्तनांक कहेगा उसको लिखेंगे आगे। तो आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब हम आगे देखते हैं। हमें कहा है कि कांच के सापेक्ष जल, मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या कहा है, कांच के सापेक्ष, फिर लिखेंगे यहां पर अब क्या है उसके बाद कह रहा है कांच के सापेक्ष, मतलब ग्लास के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको लिखेंगे आगे, किसके सापेक्ष कह रहा है, जल यानी वाटर। बताइए मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा। तो जिसका अपवर्तनांक पूछा है प्यारे साथियों उसको लिखेंगे हम ऊपर। क्या लिखेंगे, हमें पूछा है वाटर का अपवर्तनांक यानी W का अपवर्तनांक। तो W का अपवर्तनांक हमें दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब यहां पर लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और प्यारे साथियों क्या कह रहा है, कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको हम लिखेंगे नीचे, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए यहां पर हमें कह रखा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हम कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे साथियों, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमें कहेगा उसको लिखेंगे हम ऊपर और जिसके सापेक्ष कहेगा उसको लिखेंगे हम नीचे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं आगे। देखिए हमें क्या रखा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो हमें दिया है किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक जो है वो 4/3 दिया है। देखिए यहाँ पर उसके बाद हमें क्या कर रखा, हमें क्या रखा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें कितना दिया है 3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर दिया है 4/3। अभी प्यारे साथियों ये है इधर भाग में, इसको हम गुणा के रूप में परिवर्तित करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा अंश और ये बन जाएगा हर, मतलब 2/3 बराबर कितना निकल कर आया, ये बराबर निकल कर आया कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकल कर आया 8/9। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना निकल कर आया, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकल कर आया 8/9। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। मतलब ये हमने पहला कर लिया। अब हम करते हैं दूसरा क्या रखा है प्यारे साथियों, दूसरा क्या रखा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। और एक बात आप जानते हैं कि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब हमें किसी के सापेक्ष पहले जो दिया हो, पहले हमें दिया था क्या है, कांच के सापेक्ष कितना है, जल का अपवर्तनांक। तो हम प्यारे साथियों इसका उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर क्या है, हमें क्या रखा है कि हमें ज्ञात करना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हम क्या लिखेंगे, 1 कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हम क्या लिखेंगे, 1 कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें दिया है, मतलब यहाँ पर लिख देंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यहाँ पर हो जाएगा 1 में कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया, 8/9। अब इसको हम ऊपर भेज देंगे, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना निकल कर आया, 9/8। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों अपवर्तनांक से रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो प्यारे साथियों इसको आप बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। तो हमने देखिए बताया कि हमें दिया था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4/3 और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष हमें जल का अपवर्तनांक दिया था 4/3 क्योंकि वाटर होता है ये प्यारे साथियों, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ग्लास वो होता है 3/2। अब हमने इसको क्या किया, हमने कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात किया। जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए कहता है उसको हम लिखते हैं ऊपर और जिसका हमें कहता है कि जिसके सापेक्ष उसको हम लिखते हैं नीचे। तो इसको सॉल्व किया, हमें निकल गया कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 8/9। उसके बाद हमें क्या रखा था कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है 1 कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो हमें निकल कर आ गया 9/8। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये जो पांचवा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसके ऊपर हम जितना स्टार लगा दें वो भी कम है प्यारे साथियों, क्योंकि ये प्यारे साथियों हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ये प्यारे साथियों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि हमारे पेपर में प्यारे साथियों बहुत सालों से लगातार पूछा जा रहा है। इसका जितना हम प्यारे साथियों प्रशंसा करें वो उतना ही कम है। ये प्यारे साथियों हमारे पेपर में बहुत बार आ चुका है। तो इसको हम प्यारे साथियों कैसे हल करेंगे, देखिए हमें दे रखा है हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक मतलब दे रखा है हमें किसका, हीरे का अपवर्तनांक। ये है किसके, हीरे का अपवर्तनांक यानी डायमंड। हमें हीरे का अपवर्तनांक दिया है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया है, 2.42। तो प्यारे साथियों हमें दिया है हीरे का अपवर्तनांक 2.42। इस कथन का क्या अभिप्राय है, इस कथन का यह अभिप्राय है प्यारे साथियों, देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है C बटे में V, यानी यहाँ पर क्या है C बटे में V, यानी अपवर्तनांक जो है वो 2.42 बटे में ये बराबर होगा किसके, C बटे V के। यानी इस कथन का यह अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल, इस कथन का यह अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल, मतलब सी से लिखते हैं वायु में प्रकाश की चाल, और माध्यम में प्रकाश की चाल यानी हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात जो है वो 2.42 है। इस कथन का यही अभिप्राय है। तो हम क्या लिखेंगे, इस कथन का पहले प्यारे साथियों आप इतना चीजें लिख लेंगे, उसके नीचे ये लिखेंगे। तो क्या है, इस कथन का यह अभिप्राय है, इस कथन का यह अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल, कि वायु में प्रकाश चाल व हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश चाल का जो अनुपात है, चाल का अनुपात जो है वो 2.42 है। यानी इस कथन का यह अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल व हीरे में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो 2.42 है। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा प्यारे साथियों कि जो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये प्यारे साथियों हमारे क्वेश्चन में बहुविकल्पी में पूछ सकता है। और प्यारे साथियों एक साल में आया भी था कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसका प्यारे साथियों अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक प्यारे साथियों 2.4 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये पांचवा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको प्यारे साथियों ध्यान से लगाइएगा क्योंकि इस बार आपको पेपर में मिल सकता है, और प्यारे साथियों कई बार ये हमारे पेपर में आ चुका है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल तथा कांच के जो अपवर्तनांक हैं वो क्रमशः 1.35 तथा 1.50 हैं। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है प्यारे साथियों जल का अपवर्तनांक यानी वाटर का अपवर्तनांक। वाटर का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.35। और हमें जो अपवर्तनांक दिया है कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.50। और हमें कह क्या रखा है, हमें कह रखा है कि यदि प्रकाश की किरणें कांच से जल में जा रही हों, अगर कोई प्रकाश की किरणें कांच से जल में जा रही हों तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी कांच के सापेक्ष मतलब ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। हमने जैसा कि आपको बताया कि जिसका अपवर्तनांक पूछे उसको रखेंगे ऊपर और जिसके सापेक्ष पूछे उसको रखेंगे नीचे। तो क्या लिखेंगे, वाटर का अपवर्तनांक बटे में ग्लास का अपवर्तनांक। तो वाटर का अपवर्तनांक कितना है, वाटर का अपवर्तनांक यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो है 1.35 है। किसका अपवर्तनांक है, ये है प्यारे साथियों जल का अपवर्तनांक, और कांच का अपवर्तनांक जो है 1.50 है, 1.50 है। अब प्यारे साथियों आप चाहे इसको सॉल्व कीजिए या यहीं पर छोड़ दीजिए, हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको।
जब इसको हम काटेंगे तो प्यारे साथियों ये लगभग 0.8 आएगा, 0.8 आएगा। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लगभग आएगा। तो देखिए इसको काट कर भी देख लेते हैं। ये दशमलव से ये दशमलव उड़ गया, इसको हम ले जाएंगे क्योंकि ये एक बार में जाएगा नहीं, इसको हम ले जाएंगे 0 बार में। यहाँ पर दशमलव लगाया तो यहाँ पर हो गया प्यारे साथियों, मान लीजिए हो गया 150। अब इसमें 1500 यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर प्यारे साथियों ये हो गया है, यहाँ पर 0 बढ़ा है। अब ये हमारा मान लीजिए हो गया 150। अब जब 150 का भाग हम कितनी बार देंगे कि 1300 हो जाए, पहले हम 15 के देखते हैं। 15 को 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, मतलब 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, मतलब 105, मतलब यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर एक 0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों 7 बार में अभी इसको एक बार और ले जाकर देखते हैं। 15 सत्ते 105, 15 आठे 120, 15 आठे 120, और अगर 15 नमा हम प्यारे साथियों कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 15 नमा क्या कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये लगभग प्यारे साथियों, नहीं प्यारे साथियों 15 नवा 135, 15 नवा 135, ये 9 बार में चल जाएगा। यहाँ पर प्यारे साथियों लिख लीजिएगा 9, हमने आपको लगभग बताया। 15 नवा 135, जब 150 का भाग हम यहाँ पर 1350 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी 15 नवा 105। तो प्यारे साथियों जल के सापेक्ष यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो आया वो 0.9 आया। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं प्यारे साथियों। ये जो हमारा जो चैप्टर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसमें प्यारे साथियों ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बचा है जो मेरे द्वारा कराया ना गया हो। और प्यारे साथियों बस आपको इस चैप्टर को रिवीजन करने की आवश्यकता है। अगर आप प्यारे साथियों चीज़ों को रिवीजन करते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं। और प्यारे साथियों मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया है इसी में से आपके पेपर में आएगा। प्यारे साथियों जितना मैंने पढ़ाया है इसी में से आपके पेपर में आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन प्यारे साथियों आपको जो पहली शर्त है वो याद रखने की है और प्रैक्टिस करने की है। जितना रिवीजन करेंगे चीज़ें उतनी ही आसान आपको लगने लगेंगी। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप ये बात जरूर बताइएगा, हमने जो केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का एक चैप्टर कर लिया और ये भौतिक यानी फिजिक्स का एक चैप्टर कर लिया। अब आप बताइए कि हम बायोलॉजी की तरफ बढ़ें या फिजिक्स में एक चैप्टर और ख़त्म कर लें। और प्यारे साथियों बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, अगर आप कहें तो मैं पहला चैप्टर जैव प्रक्रम ही शुरू कर दूं। तो प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।